तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई अस्सी में बैठे यहाँ और हमारे साथ हैं सुखविंदर मांडी जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार जगदीप जी। आप हमारे जी चैनल के भी सब साथियों को भी मेरी राम राम। सुखविंदर मांडी जी, उनको दोबारा किसान मोर्चा अध्यक्ष बना दिया गया जी। दोबारा ही आपको बना दिया गया, मतलब ऐसा क्या काम करा आपने भाई दोबारा आपको ही सिलेक्ट कर लिया गया? हाँ ये नेता ठीक है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेशक से कार्यकर्ता हो, बूथ स्तर की कोई जिम्मेवारी हो या उसको प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर की कोई जिम्मेवारी हो, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो संगठनात्मक ढांचा भाजपा का है, वो एक एक व्यक्ति के ऊपर, एक एक कार्यकर्ता के ऊपर, उसके काम के ऊपर नज़र रखता है। और जो हमने पिछले सवा दो साल में आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी उस वक्त हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी थे किसान मोर्चा के, जो उत्तर प्रदेश से सांसद भी हैं। तो उनके नेतृत्व में हमारे मोर्चे ने यहाँ लगातार काम किया। हमारे प्रत्येक ज़िले के अंदर लगातार हमारे प्रवास भी रहे। हमारे ज़िले की जो टीमें थी, जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश की इकाई जो थी उसके नेतृत्व में लगातार हमने जो कोई कार्यक्रम केंद्र और प्रदेश से आया जी, हमने उस कार्यक्रम को हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। और बड़े अच्छे बात ये देखा गया कि किसान मोर्चा के कार्यक्रम का स्वरूप एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर हमने वो कार्यक्रम करके दिखाया, उनका स्वरूप बहुत बड़ा करके दिखाया। तो आज जो संगठनात्मक तरीके से हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस शैली में किसान मोर्चा ने और जिस गति से काम किया है, तो शायद उसको देखते हुए एक बार पुनः पार्टी ने भरोसा जताया है। और चूंकि दोबारा जब भरोसा किसी के ऊपर पार्टी करती है, तो उसमें जो पीछे हमने जिस स्पीड से काम किया है जी, अब ये जिम्मेवारी हमारे ऊपर दोबारा आ गई, तो इसमें हमने अपनी गति को भी दुगना करके दिखाना पड़ेगा। इसमें आपका लोकसभा चुनाव अभी हमारे बिल्कुल नज़दीक है और विधानसभा भी इन्हीं 6-8 महीनों के अंदर विधानसभा के चुनाव भी हैं। तो दो चुनाव हैं, बड़े चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है। और इसमें हमने जो इन सवा दो साल में काम किया, वो इन आने वाले 6-8 महीनों में हमने उतना काम करके दिखाना है। तो निश्चित तौर पे गति को हमने बढ़ाना पड़ेगा। और सब साथी हमारे मजबूती के साथ पहले भी जुड़े रहे हैं और अभी भी हम किसान मोर्चा के सब साथी लगातार जुड़ के, जो पार्टी नेतृत्व ने, आदरणीय नायब सैनी जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने, आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है, सबने जो ये जिम्मेवारी हमें दी है, तो इसका हम बखूबी निर्वहन करेंगे और उनके भरोसे को टूटने नहीं देंगे। किसान मोर्चे के आप प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं और आपके पास जिम्मेवारियां भी बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं समीकरण भी लगाए जा रहे होंगे, भाई लोकसभा का चुनाव है, सुखविंदर जी इसको किस एंगल से देखे हैं। लेकिन क्या इससे पहले आपकी कोई शीर्ष नेतृत्व से बात हुई, भाई मैंने ये पद दोबारा दे दो, या पद को लेके या कोई और पद लेने देने की बात हुई हो? ऐसी कोई देखिए आपकी मंशा पूछी गई हो? भाजपा के अंदर कोई भी चीज मांगने से नहीं मिलती। नहीं, कई बार भाजपा ऐसी पार्टी है जगदीप जी, और अब तो बल्कि पिछले 9-9.5 वर्षों से भाजपा को समझने का काम हरियाणा प्रदेश के भी लोग, साधारण लोग, मैं पार्टी के कार्यकर्ता से अलग हट के बात करता हूँ, साधारण लोग भी भाजपा की कार्यप्रणाली को समझने लगे हैं। अभी 3 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, उन 3 राज्यों के चुनाव के अंदर जो प्रमुख चेहरे थे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार जो थे, उन सब से अलग हटके और नए चेहरों को जो तवज्जो दी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये संभव है कि आप लीग से अलग हटके और साधारण व्यक्ति को भी और असाधारण जिम्मेवारी हम देने का काम कर सकते हैं। तो ये अगर देखा गया तो इस भाजपा के अंदर है। तो किसी से बात करना, चर्चा करना, इससे पार्टी के अंदर पद तय नहीं होते। पार्टी काम को देखते हुए, उसके काम के आकलन के अनुसार अंक देकर और उसी के अनुसार चीज़ें आगे बढ़ाने का काम करती है। तो किसी से चर्चा होने का सवाल नहीं। मैं तो सुबह एक डेली रूटीन के हिसाब से आज जब उठा और साधारण तौर पे कार्यकर्ताओं के साथियों के बीच में बैठा गपशप कर रहा था, और अचानक से मुझे तो पता भी नहीं लगा, सूचना भी मुझे तो अन्य साथियों से मिली जब टेलीफोन के ऊपर बधाई के संदेश आने लगे
जब पता लगा कि आज ये जारी कर दिया गया है और मुझे ये जिम्मेवारी पुनः दी गई है। लेकिन 2-4 दिन पहले कोई बात तो चली होगी, आपको बुलाया होगा शीर्ष नेतृत्व में, आपसे पूछा भी गया होगा? कहीं भी चर्चा नहीं और किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं। हाँ, हम जो हमारा नेतृत्व है उसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं या संगठन मंत्री हैं या प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो रूटीन की जो एक वर्किंग हमारी है उसके अनुसार हमारा मिलना जुलना रहता है, परंतु इस बारे में कोई चर्चाएं नहीं। पार्टी के जो हमारे प्रमुख चेहरे हैं, प्रमुख जो लोग हैं, वो बैठ के और केंद्रीय नेतृत्व से भी सलाह मशवरा करके और जो बेहतरीन हो सकता है, जो बेहतरीन कदम उठा सकते हैं, उस कदम को उठाने का काम करते हैं। और शायद क्योंकि मुझे जब पिछली बार भी बनाया गया था उस वक्त भी मैं खाना खा के दिन का और घर पे रेस्ट कर रहा था और वो समय किसान आंदोलन का समय था। उस दौरान मेरे पास टेलीफोनिकली ही बधाइयाँ आने लगी जब भी मुझे ऐसे ही पता लगा। जब आराम की स्थिति में जब फोन आ जाए भाई। हाँ, बात यही है। और 2014 में भी जब मैं भाजपा की टिकट लेके जब मैं विधायक बना, तो जब मुझे टिकट की बात थी वो भी मुझे तो टीवी के माध्यम से पता लगी कि मुझे डिक्लेयर होगी। पहले किसी ने ये नहीं कहा, मिलना जुलना सब लोगों से जारी रहता है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि भाई तेरी टिकट फाइनल है या नहीं है। वो तो जब डिक्लेयर होता है, जब पता लगता है कि इसको तो मिलेगी और इसको नहीं मिली। अब इसका एक दूसरा रूप जो मनने लगा है, जो खबर चला है कि भाजपा के ऊपर आरोप लगते रहे कि ये किसान विरोधी है, और भाजपा का जब भी किसी को किसान का पद मिला है तो या तो उस मंत्री की कुर्सी चली जाओ अगली बार में, या फिर जो एट प्रेजेंट किसान नेता है उसकी कुर्सी ने अगले इलेक्शन में हल्ला हुआ है। आपने जो पद मिला, आपने टिकट ही नहीं मिली, अब दोबारा पद दे दिया, कदे अगली टिकट काट दी गई हो आपकी? देखो, मैं जब मुझे पहली बार ये पद दिया गया उस वक्त कोई चुनाव नहीं था, टिकट कट ली थी? नहीं, मैं चुनाव लड़ा हूँ और नैना चौटाला मेरे सामने विधायक बनी है बारडा से जी। तो टिकट अब तक तो टिकट जो मिलनी होती है, मुझे 2 ही बार मौका मिला है और दोनों बार मुझे पार्टी ने सम्मान पूर्वक टिकट दी है। हमने बड़ी ताकत के साथ चुनाव दोनों लड़े हैं, एक चुनाव जीते हैं, एक चुनाव हारे हैं। और ये जो मुझे पिछली बार दायित्व मिला था, ये उस चुनाव के बाद में दायित्व मिला था, चुनाव हारने के बाद जिम्मेवारी मुझे मिली थी। और रही बात कि भविष्य राजनीतिक तौर पे किस प्रकार से होगा, कि एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर पार्टी रखना चाहेगी या पैसिवनेस जो पार्टी बैकडोर से जो एक तरह से संगठन की राजनीति अगर पार्टी चाहेगी, तो जब भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को शामिल कर दिया, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को अपने अंदर रचा और बसा लिया हमने, तो वो फिर हमारा क्या उपयोग पार्टी ने करना है वो पार्टी जाने। हमें इस बात की जरा सा भी, और मैं कहता हूँ रत्ती भर भी चिंता ना मुझे तो नहीं होती, मैं कहता हूँ किसी कार्यकर्ता को भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी सब देखती है, जो बेहतरीन विकल्प उनके पास होगा उसी अनुसार वो चीज़ें आगे बढ़ाएगी। अभी जो इलेक्शन होने हैं जी, क्या चाहते हो इनमें जेजेपी और भाजपा इकट्ठा लड़े या अलग अलग लड़े? देखिए, ये मेरा विषय या अलग अलग, ये मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय नहीं है। और आप अपने पर्सनली क्या चाहते हो, इकट्ठा लड़ना चाहिए कि नहीं? देखिए, मेरी व्यक्तिगत जो राय है वो पार्टी नेतृत्व ने जब भी पूछी है मैंने बता दी, और मैं पब्लिकली इस बात को अभी नहीं कह सकता। और जो भी फैसला होगा वो हमें भाजपा नेतृत्व के नाते स्वीकार्य है, और उसमें अब क्या उठापटक होती है, क्या वो सहयोग रखा जाता है या नहीं रखा जाता, ये केंद्र के ऊपर तय होना है या ये मुख्यमंत्री जी के स्तर पे, क्योंकि गठबंधन हमारा पार्टियों का आपस में नहीं है, लेकिन सरकार का गठबंधन है। सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिली और 10 सीटें जेजेपी को दी गई जनता के द्वारा, तो निर्दलीय भी कुछ साथी थे। तो ये पार्टी का आपस में गठबंधन ना होकर सरकार चलाने के लिए दोनों दलों ने आपस में रजामंदी से ये गठबंधन किया है, और आगे क्या फैसला होता है ये नेतृत्व करेगा। मेरा ये विषय नहीं है, मेरा तो खेत क्यार से जुड़ा हुआ, और किसान की जो योजनाएं केंद्र की सरकार, जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, और हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार, इसकी योजनाओं को हमने किसान के हित में कैसे उसका लाभ किसान को मिले और कैसे उसको जो लाभ मिल रहा है
उस लाभ को हम और बढ़ाने का काम करें। उसके लिए जो भी सुझाव आएंगे, वो सुझाव चाहे वो प्रदेश स्तर का हो चाहे केंद्र स्तर का, हमने उन सुझावों को लेके जाना है। और क्योंकि किसानी से हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, चाहे वो दुकान में 10 बाई 10 की दुकान करके कोई व्यापार करता हो, चाहे वो बड़ी कोई फैक्ट्री लगा के बैठा हो, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो खेत कार्य से ना जुड़ा हो। क्योंकि सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हर व्यक्ति करता है। अगर ब्रेकफास्ट को मिस कर दें तो लंच डिनर तो करना पड़ेगा। अगर 2 चीज़ स्किप करेंगे तो एक जरूर आएगी। तो आपको अगर इनटेक कुछ करना है, शरीर की एनर्जी अगर लेके आनी है, तो उसके लिए आपको किसान की तरफ देखना पड़ेगा, उसकी उपज की तरफ देखना पड़ेगा। आपने देखा था सर, 1.25 साल से लगातार हमारा आंदोलन चला था जी। ये 2014 से देखिए आप, एक सिर्फ आंदोलन के ऊपर लेके चलते हैं बात, तो आंदोलन किस विषय को लेके था? अगर किसान संगठनों के जो लोग हैं उनके साथ भी आप व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि एक लंबी चर्चा है, अगर व्यक्तिगत तौर पे भी हम अगर उनसे बैठ के बात करते हैं, तो सरकार ने एक इस प्रकार की पॉलिसी लागू करने की कि जिसके अंदर किसान के एक एक दाने की खरीद बेहतर तरीके से हो सके, किसान की क्वालिटी जो है, जो उसकी उपज की, उसके अंदर सुधार हम कैसे कर सकते हैं, इन सब विषयों के ऊपर। अब एक बड़ा मुद्दा एमएसपी का है कि एमएसपी जो है जिसको केंद्र ने तय किया है, उस एमएसपी के ऊपर देश के किसान की खरीद हो। देखिए, इसमें हम कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली हैं हरियाणा प्रदेश के लोग कि हमारे यहाँ जितनी उपज केंद्र सरकार को जितनी आवश्यकता है अन्न की, उतनी हमारे से लगभग यहाँ से गेहूं की हमारे पूरी खरीद होती है, हमारे धान की पूरी खरीद होती है, हमारा गन्ना अच्छे भाव में हमारा जाता है, तो वो चीज़ें होती है। लेकिन अगर देश भर में अगर आपने एमएसपी देना है तो उसमें प्राइवेट पार्टनर्स को शामिल करना पड़ेगा, ये किसान संगठन भी मानते हैं। और वहाँ विरोध किस बात का था कि प्राइवेट एंट्री ना हो। अब प्राइवेट पार्टनर्स आएंगे तो उसमें क्वालिटी भी, भाव कोई चीज़ का अगर आप भी खाने के लिए अनाज लेंगे तो उसके भी भाव आप लेने की उस भाव के ऊपर जब भी लेंगे जब उसकी क्वालिटी ठीक होगी, और क्वालिटी के अनुसार भाव देंगे। तो ये बड़ा विषय है। लेकिन अगर आप ये तय करें, ये सोच के चलें कि 2014 और उससे पहले तुलनात्मक अध्ययन अगर करके चलेंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि हर सरकार ने जो भी आज़ादी के बाद में इस देश में आई है, सब ने अपने अपनी तरह से प्रयास भी किया है कि कुछ ना कुछ किसान के लिए करें। एक समय आज़ादी के दौरान ऐसा था जिसमें हमें अनाज के लिए अपने देश के लोगों को दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होना पड़ता था। यहाँ तक का वक्तव्य हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया देश की जनता से कि हम एक टाइम फास्ट रखना शुरू करें, व्रत रखना शुरू करें, ताकि हमें बाहर से अनाज कम लेना पड़े। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, वाइट रिवॉल्यूशन आया। आज हरियाणा प्रदेश नीली क्रांति की ओर बढ़ रहा है, जिसमें मछली पालन को बढ़ावा दे रहा है। आज हरियाणा प्रदेश में अगर पिछली सरकार के दौरान तुलना अगर करके देखेंगे, जहाँ भूपेंद्र हुड्डा के 10 साल के दौरान 1042 करोड़ रुपया किसान को मुआवजे के तौर पे मिला, वहीं इस 9-9.25 साल के दौरान हमने 11,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया किसान को मुआवजे तौर पे दिया। अगर इसको आप थोड़ा सा और नीचे तोड़ के देखेंगे तो हर साल का 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की औसत किसान को मुआवजे में दी है। किसान की 14 के करीब फसलें हम एमएसपी के ऊपर खरीदते हैं। हमारा ये पीछे का क्षेत्र जो दक्षिण हरियाणा का है, ये एक बड़ा बाजरे की एक मंडी है, और बाजरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे, वो ये बताने का काम करें कि किस मंडी में उन्होंने एक दाने बाजरे की खरीद की है, और खरीद की है तो किस भाव में की है। आज हम बाजरे की एमएसपी के ऊपर खरीद करते हैं। खरीद भी अगर नहीं हो पाती तो उसका भावांतर देने का काम करते हैं, खाते के अंदर उसका सीधा पैसा आता है। जब हरियाणा प्रदेश की 2014 में सरकार बनी, उस दौरान 223 टेल ऐसी थी, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी के समय में नहरों का जो एक बनाना था, वो नहरों का जो एक जाल था वो हरियाणा प्रदेश में बना, परंतु उसके बाद 20, 25, 30 साल तक उन नहरों की टेल तक पानी नहीं पहुंचा। तो 223 टेल ऐसी थी। हमने आज हरियाणा की हर एक टेल पे पानी पहुंचाने का काम किया है। आप दक्षिण हरियाणा में जाके देखिए, तो मना कर गए ना। देखिए, मना किसी ने नहीं किया। आज ये SYL का अगर आप जिक्र करते हैं तो आज केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है, और साथ में हरियाणा प्रदेश का भी प्रयास है। लगातार बैठ के भी केंद्रीय नेतृत्व दोनों राज्यों की बैठ के करता है, परंतु
ये बड़ा हरियाणा प्रदेश के लिए पीड़ादायक है कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की पार्टी के भगवंत मान जी पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री हैं, और जब ओवरफ्लो आता है, हैवी रेन का सामना, जब भारी बरसात का सामना जब आपका पंजाब करता है, और उस वक्त वो चिढ़ाने के लिए हरियाणा वासियों को ये कहते हैं कि अब ले लो पानी, अब ले लो, ये तकलीफ दे है। और ये जो अरविंद केजरीवाल जी रखते हैं, और ये ड्रोट एरिया आपका हिसार का, आपका सिवानी का, बालसमंद का ये जो एरिया है, ये ड्रोट एरिया के अंदर आता है। कम से कम केजरीवाल साहब को, भगवंत मान को ये कहना चाहिए कि भैया ये हरियाणा आपका छोटा भाई है, और जो इनका हक है वो SYL का इनको देने का काम किया। ऐसा नहीं हो सकता हिमाचल से अलग से आप लाइन बना के ले? देखिए, उसके ऊपर भी पूरा विचार प्रदेश की सरकार ने किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बड़ी बारीकी से ये देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो आपकी कुशाउर ये डैम है, इनके ऊपर भी एक समझौते के तहत, ये भी एक मामला पिछले 30-35 सालों से अटका हुआ था, परंतु अब उसके ऊपर तेजी लाते हुए इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जितना पानी आज है, उस पानी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम करें उस पानी का, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत ही हमने हर टेल तक पानी पहुंचाया। परंतु आज भी हमारे पास समस्या है। हम एक बड़े स्तर के ऊपर ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि हर एक बूंद का हम ठीक तरीके से उसको ठीक जगह पे पहुंचाने का काम करें, ताकि कम पानी में हम ज़्यादा खेतों को सिंचित करने का काम करें। इसके ऊपर भी हरियाणा प्रदेश की सरकार काम कर रही है। परंतु अगर SYL या ये कुशाऊ जो बांध है, इनसे अगर हमें पानी कल को मिलता है, तो निसंदेह हमारा हरियाणा प्रदेश आने वाले समय के अंदर और ज्यादा जो हमारी उपज है उसके अंदर बढ़ोतरी हम करने का काम करेंगे। आपने इतने सारे बेनिफिट्स बनाए जो हुड्डा साहब ने नहीं दिए, आपकी सरकार ने दिए, लेकिन एक वो और बता देते भाई, जो हुड्डा साहब के 10 साल में नहीं हुआ, आपके 1 साल में इतने किसान एक्सपायर हो गए। देखिए, आप अगर 700 से 800 के देखिए वो हरियाणा प्रदेश के अंदर तो आज तक कांग्रेस के टाइम में कभी नहीं हुआ। नहीं, हरियाणा प्रदेश में या आपके हरियाणा सरकार के कारण या केंद्र सरकार के कारण हो गए हो, ये नहीं है। वो एक अगर आप एवरेज निकाल के देखेंगे, आपकी जगह है, बताता हूँ। देखिए, जगह सारी आपकी और मेरी है। जगह के ऊपर इस देश के अंदर कहीं कोई हरियाणा के टाइम में इतना नशा बढ़ गया सर। अब तो मैं बताता हूँ, अब तो हम जिस कश्मीर को छूने के ऊपर भी हमें थोड़ी तकलीफ होती थी या हमें डर लगता था, आज तो कश्मीर भी हमारा है। ये भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। परंतु हमें तकलीफ है कि 700 लोग उस आंदोलन के दौरान हमसे बिछड़े हैं। हम लोगों के बीच में से वो चले गए। वो आपके हमारे बुजुर्ग थे, हमारे साथी थे, हमारी माताएं बहनें थी, परंतु वो एक अलग विषय रह गया। उसमें सरकार ने किसी प्रकार का कोई हमला कर दिया हो या कोई आक्रमण कर दिया हो, जो डिसीजन आपने 1.25 साल के बाद लिया, पहले ले लेते तो शायद ना होता ना। देखिए, आज अगर आप किसान संगठनों से व्यक्तिगत बात करें, क्योंकि मेरी तो लगभग सबसे व्यक्तिगत बातें होती रहती हैं, मेरी व्यक्तिगत बातें होती रहती है। आम जनता जो लड़ती है, बड़े नेताओं की आपस में बात होती है, सोचना चाहिए। नहीं, बात बड़े नेता छोटे नेता की नहीं है, लेकिन जो किसान संगठन है वो भी ये मानते हैं कि MSP लागू करना सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। MSP लागू करने से खरीद पूरी नहीं होती, लेकिन खरीद पूरी करने के लिए आपको प्राइवेट जो लोग हैं उनका भी सहारा लेना पड़ेगा। और प्राइवेटाइजेशन के दौरान ही हम सब चीज़ें, जितने हमारी मार्केट को आवश्यकता है वो भी, और हम कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसके ऊपर भी वो सारी चीज़ें तब तालमेल बन गई। ये जो PPP मॉड्यूल है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का, इस मॉड्यूल से ही हम चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज तो वो लोग भी ये मानते हैं कि यार ये फैसला कहीं ना कहीं ठीक था। हाँ, उसमें अगर कुछ त्रुटियां थी तो उस त्रुटियों को ठीक करने के लिए भी केंद्र ने ये कह दिया था, एक समय पूरा दिया गया, मौका पूरा दिया गया। परंतु जब एक बात की जिद हो जाती है कि हमें ये नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, तो फिर आखिर में जाके जब वो सारी चीज़ें नाकाम हुई, समझा नहीं पाए, तो फिर उन चीज़ों को वापस ले लिया गया। ये भी एक बड़े हृदय से आप किसान नेता के रूप में हरियाणा में भाजपा की तरफ से, और आपके हाथ में ही, आप अगर किसान आपसे कुछ मांगेगा तो आप प्रमोट सीधा CM साहब से बात करके दे भी सकते हैं। लेकिन हरियाणा में एक रुझान है गेहूं और जीरी, दो ही चीज। क्यों ना आप इस टाइप की स्कीम लांदे, भाई तुम फ्रूट उगाओ, हमने सब्सिडी देवांगे, इसका नु दो बेनिफिट गिनाओ, ताकि किसान उस चीज न छोड़कर उस पर फ्रूट पर काम करे। अगर आप या कोई और चीज, मैं बताता हूँ,
ये बड़ा अच्छा सवाल आपका है, क्योंकि बड़े नेता आपस में बात कर रहे हैं, गरीबों ने मेरा मैं बताता हूँ आपको इसमें। देखिए, आप अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में आपने सुना होगा, बड़ी चर्चाएं उसकी होती है। अब सिर्फ लोगों को उसका नाम पता है और एक बात का पता है कि भाव डेढ़ मिल जाए, इतना पता है। उस पूरी पुस्तक में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, कैसे किसान को हमने आगे बढ़ाना है, उस बारे में लोगों को जानकारियाँ नहीं है। उसके अंदर फसलों के विविधीकरण, बागवानी की ओर बढ़ावा और कृषि के साथ साथ जो खेत क्यार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मान लीजिए उसमें पशुपालन है, पशुपालन में भी आपका डेयरी का आ गया, उसमें डेयरी के अंदर आपकी भेड़ बकरियों की डेयरी भी आ गई, उसमें आपका मुर्गी पालन भी आ गया, उसमें मधुमक्खी पालन भी आ गया, उसमें फिशरीज भी आपका आ गया। ये सब चीज़ें कि किसान की जो उसकी कृषि से जुड़ी हुई और चीज़ें हम क्या जोड़ सकते हैं जिससे उसकी आमदनी बढ़े, ये सारा विषय उसके अंदर शामिल हो गया। तो हमने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए, आप ये देखिए कि 2014 से पहले कितने हेक्टेयर में बागवानी होती थी, आज हमने उसमें लगभग 18% का इजाफा हमारे द्वारा आदमी कर रहे हैं जी। नहीं, गरीब आदमी ऐसा नहीं है कि दिमाग में नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, सब्सिडी मिलती है। अभी हमने जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई है, इसमें भी हमने अपना एक प्रयास किया कि एक डिपार्टमेंट की योजना मिले। मैं खुद भी इसमें लगभग गाँव के अंदर गया हूँ, मेरी विधानसभा के अंदर, और उसमें बागवानी की तरफ से लगातार जो सब्सिडी दी जाती है, आज आप खजूर की अगर आप के देखेंगे तो खजूर के लिए आपको सरकार सब्सिडी दे रही है। आज अगर आप सिट्रस के ऊपर जाना चाहेंगे, जिसमें किन्नू, मौसमी के ऊपर जाएंगे, कागजों में तो है, लेकिन आम जनता ने पता नहीं है ना सर। सब पता है, नहीं पता है जी, सब लोगों को। आदमी ने बेरा, गरीब आदमी ने नहीं बेरा इस बात। देखो जगदीप, बात अमीर और गरीब की नहीं है, यही है जी बात। सरकार की योजना का लाभ कौन कैसे ले। अब आपने बड़ी साधारण लगती है कि हर जगह हम हर एक एकड़ के अंदर हम किन्नू का या आपका माल्टा का या केले का या कोई और भी बगीचा हम लगा दें, लेकिन आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बहुतायत है, मतलब ज़्यादा संख्या जो है, उसके अंदर छोटा फार्मर है और छोटे फार्मर की अपनी खुद की समस्याएं होती हैं। छोटे फार्मर की ये समस्या है कि अगर वो इसमें बाग लगा लेगा, आज एक अगर बाग लगाता है तो 4-5 साल के बाद में वो फसल देना शुरू करता है। खजूर का थोड़ा सा और भी देरी से देता है, तो इतने साल तक वो लेगा क्या। दूसरी बात कि अगर वो घर के हिसाब से उसके नाज दाना, जो उसको सरसों के तेल की भी आवश्यकता होती है, उसको गेहूं की भी आवश्यकता होती है, और हमारा एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें जीरी की भी हम आवश्यकता महसूस करते हैं, जीरी भी बोते हैं, तो वो अपनी छोटा जो सीमांत किसान है, वो किसान इतने बड़े प्रारूप के ऊपर बदलाव करना चाहे तो ये संभव नहीं हो पाता उसके लिए, उसकी खुद की आवश्यकताएं हैं। दूसरी बात, सरकार स्कीम दे सकती है, सरकार उसके लिए प्रोत्साहित कर सकती है, सरकार उसके लिए जो अपना एनर्जी है सरकार का, वो नीचे तक पहुंचाने के, उस योजना को पहुंचाने के लिए लगा सकती है। परंतु लास्ट में किसान के ऊपर ही है कि वो उसको अपनाए या ना अपनाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हरियाणा प्रदेश में किसान को ये ना पता हो, क्योंकि हमारा किसान खुद एक साइंटिस्ट है, आविष्कारक है। मैं आपको एक पुराना उदाहरण दे के बताऊँ तो हमारे एरिया में, और पहले खुला पानी, अब तो बहुत अच्छे संसाधन हो गए, हमारे ड्रिप इरिगेशन भी हो गया, हमारे मिनी स्प्रिंकलर भी आ गए, बड़े स्प्रिंकलर भी चलते हैं, कई जगह खुला पानी भी चलता है। लेकिन एक समय ऐसा था जहां हमारे पास नहरों की और इन सब चीज़ों की व्यवस्थाएं नहीं थी, और वहाँ आपकी ये सर्दी की फसल कटने के बाद और जो 2 महीने 3 महीने गर्मी होती है, उस गर्मी के अंदर जो इसमें नमी है धरती में, उस नमी को कैसे हम बचा के रखें अगली बाजरे की और अगली फसल के लिए। तो उसके लिए तंबाकू की खेती का इजाद किसान ने अपने आप किया कि कोई ऐसी खेती हम लेके आए जिसके पत्ते बड़े हों, ताकि वो छाया धरती के ऊपर रखे और जो धूप उसके ऊपर आए, उस धूप से वो वाष्प बन के जो धरती की नमी को ना खींचे। तो किसान ने अपने आप इजाद की उस फसल को, उससे आज बेनिफिट भी किसान लेने लगे। एक समय ऐसा था उस पर भी टैक्स लगता था, लेकिन आज 100 रुपये किलो के या 125 रुपये किलो ये भाव तंबाकू के किसान का भी है। तो किसान अपने आप में चीज़ों का अपनी खेती के ढांचे का बदलाव करता है, उसमें सरकारें अपना प्रयत्न करती हैं।
हमने भी किया है उसमें प्रयत्न, हमने उसमें बढ़ोतरी भी की है। आज मैंने जो नीली क्रांति का जिक्र किया, मछली पालन का क्षेत्र, आज अगर आप पूरे देश में जहाँ सी है, समुद्र है, जहाँ टच करता है किसी राज्य को या किसी राज्य को नदी टच करती है, ऐसे राज्यों को अगर हटा दिया जाए तो जिन राज्यों को ना समुद्र टच करता है ना नदी टच करती, ऐसे राज्यों में सबसे ज्यादा अगर आज मछली पालन होता है तो हरियाणा प्रदेश के अंदर होता है। अगर आप गुजरात के बाद अगर देखें तो सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन जो है तो वो हरियाणा प्रदेश करता है। तो ये सारी योजनाएं सरकार भी अपनी तरफ से प्रमोट करती है और उसका लाभ भी किसान को मिलता है। आखिरी सवाल है, 3 टाइप की जो जमीन मैंने देखी है, एक टाइप जहाँ पे हमेशा 12 मासी पानी पड़ा रहा है, उसने आदमी सोचे नहीं सकता खेती कर ला। एक जमीन जहाँ पे पानी होता ही नहीं, और तीसरी ऐसी पानी है लेकिन वो काम का नहीं है, तो वहां पे आदमी तीनों जगह किसान अपनी खेती नहीं कर सकता। क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्लान है? भाई किसी के पास 5-4 किले हैं, उसकी जमीन लायक नहीं है, सरकार वहां पे कोई बिजनेस कर ले और उस किसान को कहते भाई 4 किले तेरे इकट्ठे दे दे हमारे से, तेरे हर साल का इकट्ठे इतनी पेमेंट दे देंगे, 10 साल का एग्रीमेंट लिखवा ले हुए और सरकार उस पर कुछ काम धंधा कर ले, उस किसान का काम चलता रहे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सरकार ने हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र को अलग अलग जोन में निर्धारित किया है। किस जगह किस प्रकार की कोई इंडस्ट्री अगर लग सकती है, चाहे मान लीजिए एक अगर हमारे बारडा दादरी की अगर बात करें तो वहाँ टमाटर की अच्छी पैदा होती है, तो सरकार ने उसके लिए कि अगर कोई टमाटर की सॉस की कोई अगर फैक्ट्री लगाना चाहता है तो उसके लिए सरकार अपनी तरफ से सारी जो उसको सड़क की, पानी की, बिजली की व्यवस्था होती है वो दे सकती है। ज़मीन का टाई अप वो मालिक किसान से करे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर सीधा सरकार ही इन चीज़ों को करे, एक पार्टी अगर सरकार बन जाती है तो बहुत तरह की समस्याएं भी आती हैं। आज आप ये देखिए कि 1 एकड़ ज़मीन को भी अगर सरकार ने खरीदना है या उसको एक तरह से आप कहते हैं टेक ओवर करना है तो उसके लिए बड़ी मुश्किलें आती है। 152D का जो ये हाईवे निकला, 152D का जो ये हाईवे निकला, इस हाईवे के लिए कितने महीनों तक धरना जारी रहा। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन अगर प्राइवेट कोई भी व्यक्ति अगर कोई किसान के साथ मिलकर उससे टाई अप करके और अगर कोई इस तरह का उद्योग लगाना चाहता है, कृषि से जुड़ा हुआ कोई उद्योग लगाना चाहता है, तो सरकार उसमें हर प्रकार की सुविधाएं देने के लिए प्रयास करती है। चलो जी, आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस जी, जो आप सब साथियों के आशीर्वाद से, सहयोग से, प्यार प्रेम से भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार मुझे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेवारी सौंपी है, उसके लिए आप सब का भी आभार और आप सब का धन्यवाद, आप सब को बधाइयाँ। मेरा निवेदन आप सब साथियों से कि ये जिम्मेवारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी का अच्छे तरीके से हम निर्वहन तभी कर पाएंगे जब आप सब लोगों के भी सुझाव हमारे पास आएंगे, आप सब लोगों का साथ समर्थन भी हमें मिलता रहेगा। और अगर ये सब चीज़ें लगातार टाई अप जो हमारा और आपका लगातार बना रहा तो निसंदेह कोई भी व्यवस्था परिवर्तन कृषि को लेके और कृषि क्षेत्र के अंदर लाभ किसान को कैसे मिले, इसको लेके हम एक कदम और आगे अपने आप को बढ़ा पाएंगे। एक बार पुनः आप सब साथियों का बहुत धन्यवाद। तो भाई यह वीडियो अपने किसी लगी, हालांकि किसान नेता इसमें हमारे मंडी साहब नहीं है, लेकिन जो किसान नेता हैं, जो MLA मंत्री बन गए या जो आपके धरनाधारी नेता हैं, उनकी जमीन जायदाद देख लोगे ना तो होश उड़ जाओगे आपके। आप नहीं हो सर इस मामले में तो लेकिन आप नुए के नु हो, आप सवाल नहीं पूछ सकते, आप सरकार से बातचीत नहीं कर सकते, आप किसान से रिलेटेड जो आपके दिमाग में बातें वो कर ही नहीं सकते, सिर्फ झंडा उठा का, नारे लगा का, उसके जिंदाबाद के उसके मुर्दाबाद के। इस तरह नारा जो गरीब आदमी है जिसका 1 किला जमीन है वो क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता भाई। लेकिन सरकार इस बारे में कुछ सोचा है तो सरकार का धन्यवाद। फिलहाल ये वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।